हेलो एंड वेलकम टू मिनी होर आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ बंगाल की। और बेसिकली 1717 से लेकर 1764 नॉट 56 टिल द बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ तक इसकी हिस्ट्री को हम कवर करेंगे। इसकी हिस्ट्री समझना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अगर एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़ रखा होगा तो आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश का टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू हुआ वो यहीं से शुरू हुआ, बंगाल से ही शुरू हुआ, राइट। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इन दोनों से क्या हुआ कि एक ब्रिटिश का फाउंडेशन इंडिया में रख दिया गया। तो इसलिए हमको बंगाल की हिस्ट्री समझना बहुत ही जरूरी है। और साथ में ही कि मुगल के डिक्लाइन के एब पर, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, उस समय जो रीजनल स्टेट इमर्ज हो रहे थे उनमें एक बंगाल भी था, राइट, जो बेसिकली एक सक्सेसर स्टेट था और ये जो है इंडिपेंडेंट हो रहा था। अगर उस समय आप देखें तो जो इकोनॉमी थी मुगल की वो बिल्कुल स्लो डाउन चल रही थी, राइट, लेकिन जो उसके प्रोविंसेस हैं वो क्या होते, फ्लरिश कर रहे थे। लेकिन इकोनॉमी जो थी मुगल की वो भले ही डाउन चल रही थी, लेकिन जितने भी स्टेट्स हुए बेसिकली, अगर आप हैदराबाद को छोड़ दें, ट्रावनकोर को छोड़ दें, जो पहले से ही काफी ऑटोनॉमी एंजॉय करते थे, तो ये लोग क्या करते थे कि जितने भी स्टेट इमर्ज हुए, ये लोग बेसिकली डायरेक्टली किसको प्रोवाइड करते थे, फंडिंग। तो प्रोवाइड करते थे मुगल एम्पायर को, क्योंकि मुगल एम्पायर एट द सेंट्रल लेवल बहुत वीक था, लेकिन जो उसके स्टेट इमर्ज हो रहे थे वहां पर कुछ जो है वेरी इफिशियंट रूलर हुए, जिन्होंने क्या किया कि अपने एम्पायर को, जहां अपने किंगडम को उन्होंने क्या किया, फ्लरिश किया। तो इसलिए हमको इसकी हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, पहले आज का एजेंडा भी आपको देखना है। आज हम जैसा पहले की तरह क्वेश्चन लेंगे प्रीलिम्स का, उसके बाद हम 18th सेंचुरी इंडिया के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो रीजनल स्टेट्स इमर्ज हुए थे। उसके बाद में हम 18th सेंचुरी में बंगाल की हिस्ट्री को कवर करेंगे, और उसके बाद में बैटल ऑफ प्लासी और लास्ट में बैटल ऑफ बक्सर, और इन दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इन द इंडियन हिस्ट्री, वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो है आपको इस क्वेश्चन का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। बेसिकली अगर आप इस लेक्चर को कंप्लीटली फॉलो करेंगे तो आपको आंसर देने की जरूरत ही नहीं, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में उससे पहले आपको आंसर लिखना है, राइट। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, Ahmad Shah Abdali defeated Ibrahim Lodi. Second statement says Tipu Sultan was killed in Third Anglo-Mysore War. And third statement says Mir Jafar entered in conspiracy with the English for the defeat of Nawab Sirajuddaulah in the Battle of Plassey. कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है? 1, 2 एंड 3, ओनली 3, 2 एंड 3, या नन ऑफ दीज? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट। अगर आपको बेसिक्स हिस्ट्री पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, और ये प्रीलिम्स में आ चुका है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। फिर भी अगर आप वीडियो को फॉलो करते हैं तो इसका आंसर आपको लास्ट में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नाउ अब हम आते हैं 18th सेंचुरी इंडिया में, कि उस समय इंडिया का 18th सेंचुरी में फिगर कैसा था। जैसा कि आपको पता है, अगर आप 18th सेंचुरी को देखें तो आफ्टर दी औरंगजेब, राइट, 1707, उसके बाद से क्या हुआ कि रीजनल पावर इमर्ज होने लगी। इन रीजनल पावर में चार टाइप्स के स्टेट जो है इमर्ज होने लगे, और ये जो है बेसिकली इंडिपेंडेंट होने लगे और अपनी ऑटोनॉमी ये एंजॉय करने लगे। इनमें कुछ स्टेट थे जिनको हम सक्सेसर स्टेट कहते हैं, जो बेसिकली गवर्नर के द्वारा रन किए जाते थे, और जो मुगल के द्वारा सीधा अपॉइंट किए जाते थे, सेंट्रल के द्वारा सीधा अपॉइंट किए जाते थे, और यहाँ पर गवर्नर का रूल होता था, राइट। जैसे बंगाल हो गया आपका, हैदराबाद हो गया और अवध। तो ये तीन जो है सक्सेसर स्टेट हुए, सक्सेसर किसके, मुगल के। उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम भी इमर्ज हुए, जिसमें मैसूर आपका, त्रावणकोर और राजपूत स्टेट, राइट। ये क्या हो गए कि उनसे अपना जो नाता था मुगल एम्पायर से, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। हालांकि ये पहले से ही ऑटोनॉमी एंजॉय करते थे एज कंपेरिजन टू सक्सेसर स्टेट, बट जो भी इनमें रिलेशन था मुगल में, ये इन तीनों ने क्या किया, खत्म कर दिया और अपना एक इंडिपेंडेंट राज्य बना लिया, राइट। इसके साथ ही कुछ रिबल स्टेट थे जो नए स्टेट बने बाय द रिबेलियन, जिसमें मराठा आपको पढ़ना है, सिख और जाट स्टेट। उसके बाद कुछ अफगान किंगडम भी बने, राइट, जिसमें रोहिलखंड जो बेसिकली हिमालय के फुटिंग पर पड़ता है, अली मोहम्मद खान के अंडर में, और उसके बाद फर्रुखाबाद, राइट, जो अहमद खान बंगेश के। तो ये चार टाइप के जो है रीजनल पावर इमर्ज होने लगी जब औरंगजेब का डेथ होने लगा, राइट, सॉरी हो गया एक्चुअली में। तब ये क्या हुआ कि रीजनल पावर इमर्ज होने लगी। अब इसके पीछे कई कारण है, राइट, वो एक लॉन्ग टॉपिक्स है, उसको भी हम कवर करेंगे कभी ना कभी। तो रीजनल पावर इमर्ज होने लगी क्योंकि सेंटर में जो था, जो औरंगजेब के सक्सेसर्स हुए, उनके वीकनेस के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण क्या हुआ कि ये रीजनल पावर इमर्ज होने लगी। साथ में अगर किसी भी साम्राज्य में अगर कोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई तो समझ लीजिए कि उसका डिग्रेडेशन शुरू होने लगा। इसी तरह जो है मुगल के कोर्ट में आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब क्या हुआ कि कोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई, जिसके कारण क्या हुआ कि कुछ लोग जिनको प्रिविलेज मिला हुआ था बेसिकली कह सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि जो काफी एबल थे, उनको अपनी सक्षमता एबिलिटी दिखाने का मौका नहीं मिलने लगा, और जो लोग ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे उन लोगों का वर्चस्व बढ़ने लगा। इसलिए ये जो स्टेट थे वो क्या हो गए, इमर्ज होने लगे और अपनी खुद इंडिपेंडेंट हो गए और ऑटोनॉमी एंजॉय करने लगे। अब इन सब स्टेट को छोड़कर हमको बेसिकली आज डिस्कस करना है बंगाल के बारे में, कि एक्चुअली में 18th सेंचुरी इंडिया में बंगाल कैसा था, क्योंकि यहीं से ब्रिटिश का फाउंडेशन हुआ आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड मोरली आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, राइट। तो इसलिए हमको 18th सेंचुरी बंगाल को समझना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बंगाल क्या था, एक सूबा था जो बेसिकली गवर्न किया जाता था किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, जो सीधा एम्परर के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। अगर आप औरंगजेब के टाइम पर देखें, राइट, तो मुर्शिद कुली खान को जो है वहां का दीवान अपॉइंट किया गया था बंगाल का, राइट।
क्योंकि मुर्शिद कुली खान क्या था, एक बहुत ही इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेटर था। इसकी दीवानी के टाइम पर अगर आप देखें तो बंगाल जो है बहुत ही प्रॉस्परस कर रहा था। इवन वहां का जो रेवेन्यू था वो भी काफी जो है डबल हो चुका था। 20% अगर आप 1700 से लेकर 1722 तक देखें तो लगभग में ये 20% इंक्रीज कर गया था, राइट। तो वो एक काफी जो है इफिशियंट रूलर था, इफिशियंट दीवान था। और कह सकते हैं जिस तरह शेरशाह सूरी की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बहुत ही फेमस है, उसी तरह मुर्शिद कुली खान की जो दीवानी थी, राइट, वो भी बहुत फेमस है। बेसिकली दीवान का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्टर, तो उसके लिए पॉलिसी बनाना कि किस तरह से हम रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिना जनता को परेशान किए हुए। तो इस तरह देखें तो इनके अंडर में बंगाल जो है बहुत ही प्रॉस्परस कर रहा था। 1707 में एज यू ऑल नो औरंगजेब की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद बहादुर शाह बनते हैं 1707 से लेकर 1710 तक बेसिकली बहादुर शाह रहते हैं, राइट। तो 1710 में इनको फिर से जो है बंगाल का दीवान अपॉइंट कर दिया जाता है। उसके बाद में फिर जहांदार शाह आते हैं जैसा आपको पता होगा, और फर्रुख सियार का जब टाइम आता है तब ये बेसिकली डिप्टी गवर्नर और साथ में दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट किए जाते हैं, राइट। तो इसलिए अगर आप देखें तो फर्रुख सियार के समय से ये दो ऑफिस को एंजॉय कर रहे थे, एक तो दीवान का था ही, एक था डिप्टी गवर्नर का, राइट। तो अगर आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक एरिया में काफी दिनों से रह रहा है, राइट, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो एक तो वो इफिशियंट है, राइट, एक अच्छे रूलर भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है। तो लोग क्या करने लगे, लोग उनको पसंद करने लगे। जब लोग उनको पसंद करने लगे तब इनके लिए आसान हो गया इंडिपेंडेंट होना। साथ में ही ये मुगल एम्परर को, जो भी मुगल एम्परर थे, फर्रुख सियार या जो भी उस टाइम बने, तो ये जो मंथली या एनुअली ट्रिब्यूट था वो तो भेजते रहते थे। इसके साथ में जो मुगल्स के नाम से सिक्के जारी किए जाते थे वो भी ये ढलवाते रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो कोर्ट पॉलिटिक्स चल रही थी, जैसे फर्रुख सियार के टाइम पर अगर आप देखें तो सैयद बरदर का, राइट, उसके साथ में जो बिजनेसमैन थे उनका भी इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया था। तो इनसे ये काफी जो है मुर्शिद कुली खान परेशान थे, इसलिए इंडिपेंडेंट हो गए और ऑटोनॉमी एंजॉय करने लगे, राइट। उसके बाद में 1722 से बेसिकली इंडिपेंडेंट हो गए थे और इनकी डेथ जो हुई वो 1727 में हुई। तब तक इन्होंने बंगाल को एक बहुत ही ऊंचाई हाइट पर पहुंचा दिया था। एक चीज यहाँ पर और आपको समझना जरूरी है कि जब औरंगजेब जो था क्या था कि 25 साल डेक्कन में भी जीता, राइट। तो उस समय वो अपने जो है रेवेन्यू सिस्टम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो उस वजह से भी क्या हुआ कि मुगल का डिक्लाइन हुआ, वो तो एक फैक्टर है ही। लेकिन इनके वार को जो फंडिंग कर रहा था वो बेसिकली बंगाल से ही हो रहा था, राइट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुर्शिद कुली खां जो था वो क्या कर रहा था कि एक एनुअली ट्रिब्यूट भेजा करता था, जिससे जो इनकी वार ऑफ सक्सेशन हुआ या इनके द्वारा जो डेक्कन कैंपेन चलाया गया उनमें उसको फंडिंग मिलती रहती थी। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि उस टाइम जो है बंगाल कितना फ्लरिश कर रहा था, कितना जो है उसकी हाइट बढ़ रही थी, कितना रेवेन्यू उससे एक्सट्रैक्ट हो रहा था। और इसके कारण भी क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का झुकाव बंगाल की तरफ होने लगा और उन्होंने हुगली में अपना बेस बनाया, राइट। अब क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खां के समय से ही इंग्लिश में और जो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां में, इनमें जो है भेदभाव होने लगा। इन दोनों में हॉस्टिलिटी का सबसे मेन जो कारण था वो था दस्तक का मिसयूज होना, राइट। 1690 में औरंगजेब ने कंपनी को दस्तक प्रोवाइड किया था, राइट। अब जो दस्तक औरंगजेब ने प्रोवाइड किया था कंपनी को, उसमें क्या था कि फ्री ड्यूटी वो ट्रेड करते थे, राइट। अब फ्री ड्यूटी वो ट्रेड तो करते थे, लेकिन बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे वो क्या करते थे, उसका जो है मिसयूज करते थे। तो इस हिसाब से मुर्शिद कुली खां के समय, राइट है, तो उनमें हॉस्टिलिटी होने लगी, क्योंकि फर्रुख सियार, औरंगजेब के बाद फर्रुख सियार 1770 में भी एक फरमान जारी करता, जिससे बेसिकली जो औरंगजेब ने उसको दिया था फरमान उसको एक्सटेंड कर देता, राइट। अब औरंगजेब के समय में क्या था, जो 1690 में उन्होंने दिया था कि लगभग में 3000 रुपए, 3000 रुपीज जो है कंपनी को एनुअल पेमेंट करना होता था औरंगजेब के टाइम पर, और बेसिकली उनको दीवानी राइट प्राप्त था। 1696 में क्या हुआ कि उनको जो है 3 विलेज के जमींदारी राइट्स भी मिल गए, जिसमें कोलिकता था, सुतानौती था, गोविंदपुर था, राइट। तो 2 साल के लिए इनको मिल गया। उसके बाद मैंने जैसे कि पहले बताया फर्रुख सियार 1770 में भी एक फरमान जारी किया, जिससे फ्री ड्यूटी ट्रेड जो है कंपनी को करने को मिल गया। इसके साथ फर्रुख सियार ने 38 विलेज कलकत्ता के अराउंड उनको ग्रांट किया, राइट। तो इन सब रीजन से क्या हुआ कि दस्तक का मिसयूज होने लगा, जिससे हॉस्टिलिटी डेवलप होने लगी बिटवीन मुर्शिद कुली खान एंड द इंग्लिश। अब 1727 में मुर्शिद कुली खान की डेथ हो जाती है। उन्होंने अपने डॉटर किशन सरफराज खान को अपॉइंट किया एज अ न्यू नवाब, एज अ सक्सेसर। बट क्या हुआ कि इसके फादर सुजाउद्दीन द्वारा इनको ऑस्टेड कर दिया गया और सुजाउद्दीन मोहम्मद क्या बन बैठा, नवाब बन बैठा, राइट। तो 1727 से लेकर और बेसिकली 1739-40 तक, जब तक एक कू नहीं हुआ बाय दी आर्मी कमांडर अली वर्दी खान, तब तक जो है सुजाउद्दीन बना रहा। लेकिन उसके बाद में 1739 या 40 में एक मिलिट्री कू हुआ, कह सकते हैं, बाय दी उनके खुद के कमांडर अली वर्दी खान के द्वारा, जिसमें उनको हेल्प कर रहे थे जगत सेठ। क्योंकि उस टाइम भी अगर आप देखें तो जब ट्रेड फ्लोरिश कर रहा है, राइट, आपकी इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही है, तो उसमें फैक्शनिज्म का होना बहुत जो है लाजमी है, राइट। उसमें मैग्नेट्स का डेवलपमेंट होना, बेसिकली कोर्ट पॉलिटिक्स का डेवलपमेंट होना जरूरी है, राइट। जरूरी है नहीं, वो हो जाता है, राइट। कि जब आप ट्रेड को फ्लोरिश कर रहे हैं, आपका एम्पायर फ्लोरिश कर रहा है, तो कई ऐसे निगेटिव जो है पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी कोर्ट में। तो उस समय बंगाल में भी ये पॉलिटिक्स चल रही थी, जिसमें पावरफुल जमींदार थे, बिजनेसमैन थे, कई ऐसे लोग थे जो बेसिकली जो
ये नवाब बने थे, इनसे खुश नहीं थे, राइट। एक धड़ा हमेशा ऐसा रहेगा जो बेसिकली गवर्नमेंट से खुश नहीं होता। तो इसमें जगत सेठ ने अलीवर्दीन खान को हेल्प किया और 1739 से 40 में coup हुआ, जिसमें क्या हुआ कि अलीवर्दी खां आप क्या बन गए, नवाब बन गए बंगाल के, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रिब्यूट अननुअली भेजते थे, इसके साथ में जो सिक्के थे या फरमान जारी किए जाते थे वो भी बेसिकली मुगल एम्पायर के नाम पर ही जारी किए जाते थे। अब जैसे 1756 में क्या हुआ कि अली वर्दी खां की डेथ हो जाती है और उन्होंने अपने ग्रैंडसन सिराजुद्दौला को क्या किया, एज अ न्यू सक्सेसर जो है अपॉइंट किया। लेकिन इनके टाइम पर क्या हो रहा था कि कोर्ट में जो है फैक्शनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा था, जिससे क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था बंगाल का वो डिस्टेबलाइज हो गया, बंगाल बिल्कुल डिस्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगा। इसी का एडवांटेज लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इसका फायदा उठाना चाहिए। अब फैक्शनिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिस्टेबलाइज होने लगा, जैसे जो सिराज के राइवल्स थे, राइट, जो इनके खुश नहीं थे बेसिकली जब इनको सक्सेसर बनाया गया, उनमें पूर्णिया के नवाब थे शौकत जंग थे, जो एक हॉस्टाइल एंटी घसीटी बेगम आपने नाम सुना होगा, राइट। इसके साथ ही रेबेलियस कमांडर थे आर्मी के मीर जाफर, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। इसके साथ जो अली वर्दी खां की सिस्टर थी उसके हस्बैंड बेसिकली अली वर्दी सॉरी मीर जाफर। इसके साथ कुछ हिंदू ग्रुप्स भी वहां पर बनने लगे, तो फैक्शनिज्म का डेवलपमेंट होने लगा। सभी लोग क्या कर रहे थे, अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू हो गए, अपना फायदा बेसिकली हर चीज में ढूंढने लगे। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या होने लगा, डिस्टेबलाइज होने लगा बंगाल में, राइट। इसके साथ में कमर्शियल एक्टिविटी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दस्तक का मिसयूज होने लगा। इसके साथ में जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो क्या करने लगे, करप्शन, सबसे ज्यादा करप्शन उस टाइम हो रहा था बाय दी ऑफिशियल्स ऑफ दी कंपनी, राइट। एक तो मिसयूज करते थे दस्तक का, उसके साथ में ही वो बेसिकली जो प्राइवेट ट्रेडर्स होते थे, तो जो इनको फ्री ड्यूटी प्राप्त थी वो किसको प्राप्त थी, जो कंपनी के मेन ऑफिशियल है। लेकिन कुछ लोग क्या थे कि प्राइवेट भी ट्रेड करते थे, तो जो उनके ऑफिशियल होते थे, जो लोकल ऑफिशियल्स होते थे, वो उनको भी फ्री ट्रेड ड्यूटी प्रोवाइड कराते थे, राइट, जो प्राइवेट होते थे। इस बात को ध्यान से समझना है। तो इसलिए कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो भी क्या होने लगी, ग्रोइंग करने लगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इससे क्या होगा कि जब जो प्राइवेट ट्रेडर हैं वो भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट तो जरूर होगा, राइट। इसलिए उसका जो कह सकते हैं जो ग्रोथ था बंगाल का वो स्टेगनेट होने लगा, राइट। उसका ग्रोथ जो है रुक गया, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा था। अगर हम करप्शन की बात करूं, अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं करप्शन की, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना जो है करप्शन होने लगा था, राइट। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर करप्शन की बात करें तो जो इनके ऑफिशियल्स थे, राइट, वो इतना अमाउंट यूरोप को भेज देते थे कि जितना अमाउंट बेसिकली इनका खुद का कह सकते हैं एक बजट में नहीं आता था। इतना अमाउंट वो जो है बेसिकली भेज देते थे कहां पर, यूरोप में। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मिसयूज ऑफ द दस्तक, इसके साथ में ही जो कंपनी और फ्रेंच और इंग्लिश की जो अस्टेन वार ऑफ सक्सेशन 1740 से शुरू हुआ था, उसके कारण क्या हुआ कि इंग्लिश में और फ्रेंच में राइवलरी शुरू हो गई। जो सुजाउद्दीन सॉरी सिराजुद्दौला थे, उन्होंने क्या किया कि फ्रेंच को अपना एलाई बनाया, जिससे कंपनी भी खुश नहीं थी, राइट। ये सब रीजन है कि क्यों जो है बटल ऑफ प्लासी हुआ। इसके साथ में ही जो सिराजुद्दौला, वो इंपल्सिव नेचर का था और उसको एक्सपीरियंस भी कम था, इसलिए जो ग्रुप्स बन रहे थे ना, मैग्नेट्स बन रहे थे, ये क्या कर रहे थे कि फायदा उठा रहे थे इसका बेसिकली। इसके साथ में इन्होंने बहुत से अच्छे से दिमाग लगा और अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया, राइट। शौकत जंग को इन्होंने बैटल में मार दिया, घसीटी बेगम को इन्होंने बेसिकली जो है सुधारा, राइट। जो उनके कह सकते हैं कि चोरीज थी उनको खत्म किया। इसके साथ में ही मीर जाफर को भी इन्होंने अपने पद से हटा दिया और एक कश्मीरी ऑफिस मोहन लाल को अपॉइंट किया ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और बिल्कुल जो मोहन लाल हैं जो कश्मीरी ऑफिसर थे, वो बिल्कुल एज अ प्राइम मिनिस्टर वर्क करते थे, राइट। अब देखिए कि उस समय जो है बंगाल का एटमॉस्फेयर कैसा था, राइट। एक तो मैंने बताया कि राइवल्स थे, राइट। तो इससे पहले एक बात और आपको याद रखनी है कि अगर आप अली वर्दी खान के रेल में देखें तो उसमें मराठा का इमर्जेंस बहुत तेजी से हो रहा था, राइट। और मराठा जो है बेसिकली अपने नेबरिंग टेरिटरी को प्लंडर कर रहे थे। तो अली वर्दी खान के समय भी उनके सामने कई प्रॉब्लम्स थी। एक तो अफगान की प्रॉब्लम थी, उसके बाद मराठा की प्रॉब्लम थी, हैदराबाद की प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये सब क्या थे, एक्सपेंशनिस्ट स्टेट थे। इंडिपेंडेंट होने के बाद ये सब एक्सपेंशन करने लगे, जिससे इनको प्रॉब्लम होने लगी, राइट, अली वर्दी खान को। लेकिन इन्होंने किस तरह से जो है मैनेज किया और ट्रीटी भी साइन की उनके जो मराठा थे उनके साथ। इसके साथ में जो अफगान थे उनके साथ भी ट्रीटी साइन वगैरह करके उन्होंने फिनिश कर दिया। अब आते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के कारण क्या थे, राइट। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो कोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी, राइट, लोग सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते थे। इसी के साथ में कंपनी द्वारा दस्तक का मिसयूज किया जाता था, अस्टेन वार ऑफ सक्सेशन था, जिसके कारण क्या हुआ था कि फ्रेंच में और इंग्लिश में राइवलरी चल रही थी। इसके कारण जो और भी थे, जैसे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो प्रिविलेज ऐसा उनको लगता था कि छीन जा रहा है, और बेसिकली जो वहाँ के नवाब हैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो टिल्टेड ज्यादा हो रहे हैं फ्रेंच की तरफ, और हमारे जो है बेसिकली प्रिविलेज का वो क्या कर रहे हैं, डेनग्रेडेड कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये सब जो है कारण थे, जिससे क्या हुआ कि टेंशंस क्रिएट हो गई और बैटल ऑफ प्लासी 1757 इन जून हो गया, राइट। अगर हम इसकी कॉजेस को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर आपको समझना होना कि ट्रेड प्रिविलेज का मिसयूज, जैसे मैंने आपको बताया कि दस्तक का किस तरह से यूज किया जाता था, प्राइवेट ट्रेडर्स को भी फ्री ट्रेड ड्यूटी दे दी जाती थी, राइट। कई बार समझाया गया लेकिन ये लोग नहीं माने और कोई भी मूव इन्होंने नहीं लिया अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ दस्तक। उसके साथ में ही जैसा मैंने पहले बताया कि प्राइवेट ट्रेडर्स जो थे वो फ्री ट्रेड ड्यूटी करते थे, राइट। तो इससे क्या हुआ कि जो नवाब का फाइनेंस था वो भी एडवर्सरी अफेक्ट होने लगा। इंग्लिश ने बिना नवाब के परमिशन के ही कलकत्ता को फोर्टिफाइड करने लगा। और उसके बाद एक जो है कृष्णदास, जो बेसिकली सन थे किसके, राज वल्लभ के,
उनको क्या किया गया था कि उनको बाहर कर दिया गया था, किससे? पॉलिटिक्स से। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि बेसिकली उन पर करप्शन का आरोप लगा था, जिसके कारण कृष्णदास को क्या कर दिया गया था? बाहर कर दिया गया था। और इन्होंने, इंग्लिश ने क्या किया कि उनको असाइलम दे दिया। तो इससे भी सिराजुद्दौला खुश नहीं था। इसके साथ ऐसा कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस पर बहुत से हिस्टोरियंस इस स्टोरी को बिलीव नहीं करते हैं कि 146 इंग्लिश पर्सन को ऐसा प्रिजनर सिराजुद्दौला ने रखा था। उसके बाद में वहां पर 139 पर्सन ऐसे थे इंग्लिश पर्सन जो सफोकेशन के कारण मर गए, जिसके कारण जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आक्रमण किया। लेकिन इस स्टोरी को जो है बहुत से राइटर्स नहीं मानते हैं। उसका रीजन है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उस समय मिसयूज हो रहा था दस्तक का शुरू से ही, राइट। अगर आप जो मुर्शिद कुली खान उन्हीं के समय से जो है दस्तक का मिसयूज हो रहा था, वार्निंग आ रहा था, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था, राइट। जब सिराजुद्दौला का समय आया तब इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता पर अटैक वगैरह शुरू किया, जिसके कारण बैटल ऑफ प्लासी हुई। तो यहाँ पर ब्रेक होल ट्रेजेडी कह सकते हैं कि एक फैक्टर्स हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि उनके लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे पहले क्या है? बिजनेस, राइट। उनको अपने जो कमर्शियल राइवलरीज थे जो फ्रेंच के साथ चल रहे थे और नवाब फ्रेंच की तरफ करते थे, उनसे सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम थी, राइट। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है वो एक फैक्टर्स हो सकता है, लेकिन इस पर लोग बिलीव नहीं कर सकते, राइट। इसके साथ में जब सिराजुद्दौला का जो टिल्टेड होना फ्रेंच की तरफ वो इनको पसंद नहीं आया, जैसे मैंने पहले बताया, और इनको ऐसा लगा कि जो इनको ट्रेड प्रिविलेज मिला है, दस्तक मिला है, उसको अब क्या करेंगे? सिराज कम कर देंगे, राइट। तो इन सब रीजन से क्या हुआ कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सिराज के द्वारा जो है कई बार वार्निंग्स भेजी गई थी कि दस्तक का मिसयूज हो रहा है, इसके साथ में ही आप बिना जो है परमिशंस के क्या किए? कोर्ट को फोर्टिफाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है कई कह सकते हैं रीजंस थे, जिसके कारण क्या हुआ कि सिराज ने कासिम बाजार पर अटैक करके और कासिम बाजार को, जो कासिम बाजार की फैक्ट्री थी, उस पर टेक ओवर कर लिया। और अगेन फिर से जो वहां के कह सकते हैं कि जनरल थे ड्रेक, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जब कासिम बाजार पर सिराज ने आक्रमण किया। इससे क्या हुआ कि कंपनी ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, राइट। फिर सबक सिखाने के लिए सिराज ने कलकत्ता पर अटैक किया और 20 जून को इन्होंने कलकत्ता को क्या कर लिया? अपने कब्जे में ले लिया। अब मद्रास के उस समय गवर्नर कौन थे? तो मद्रास के थे रॉबर्ट क्लाइव। अब मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव कहां पहुंच गए भाई? बंगाल में पहुंच गए, ठीक। अब जैसे मैंने पहले आपको उस सिचुएशंस के बारे में बता दिया था कि वहां पर कोर्ट पॉलिटिक्स बहुत तेजी से शुरू हो गई थी, जिसमें मीर जाफर, जैसा मैंने पहले बताया कि इनको डिफीट किया गया था, रायदुल्ला जिनके बेटे राजवल्लभ थे, राइट। उसके बाद जगत सेठ जो बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर बैंकर थे, ओमीचंद, ये सब बिजनेसमैन थे। तो इन सबका कोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गया था और ये लोग किसके तरफ हो गए? रॉबर्ट क्लाइव के तरफ हो गए। और यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव ने क्या उठाया? फायदा उठाया इन लोगों का, राइट। तो रॉबर्ट क्लाइव की तरफ हो गए। उसके साथ मीर जाफर जो थे बेसिकली ये कमांडर इन चीफ थे आर्मी के। कुछ समय के बाद सिराजुद्दौला ने फिर से इनको अपॉइंट कर दिया था। अब कंस्पायरेसी हुई और जब दोनों की फोर्स आमने सामने इकट्ठी हुई तब यहाँ पर एक कंस्पायरेसी होगी और उस कंस्पायरेसी में मीर जाफर सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। क्यों था? क्योंकि ये आर्मी के जो है कमांडर थे। इन्होंने एक धड़े को, जो आर्मी थी, उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इसमें क्या हुआ कि सिराज को लग गया कि यहाँ पर हमारे लिए खतरा है और इन्होंने क्या किया कि छोड़कर भागने लगे, लेकिन इनको कैप्चर कर लिया जाता है और बाद में जो है मीर जाफर के बेटे इनको मार देते हैं, राइट। रॉबर्ट क्लाइव बेसिकली यहाँ पर विजय हो जाता है और सिराजुद्दौला बाद में कैप्चर करके और मीर जाफर के पुत्र मीरान के द्वारा क्या हो जाता है? इनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से आप देखिए कि कंस्पायरेसी के कारण सिराजुद्दौला जो है हार गए। इसके साथ दस्तक का मिसयूज होना, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, ये कुछ रीजन थे जिसके कारण बैटल ऑफ प्लासी हुआ, राइट। अब यहाँ पर एक और समझना है कि इस बैटल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहली बात कि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बंगाल बने, सॉरी नवाब बने बंगाल के। इन्होंने जो है कुछ पैसे दिए, जिसमें से यूरो 2,75,000 इन्वॉल्व था। 2,75,000 यूरो इन्होंने कंपनी को दिए और बेसिकली जो कंपनी के ऑफिशियल थे, मेंबर थे, उनको बांटा गया। इसके साथ अगर आप देखें तो 1757 से लेकर अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1760 तक कंपनी ने लगभग में 22.5 मिलियन मीर जाफर से एक्सट्रैक्ट किया। आप समझ सकते हैं कि कितना मनी जो है कंपनी ले रहा था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। इसके साथ अगर क्लाइव खुद की बात करें तो 1759 में एक उसने पर्सनल जागीर पाई, जिसकी कीमत आप समझेंगे 34,567 यूरोज था। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उसके रेवेन्यू को बंगाल के, राइट। इसके साथ उनको जमींदारी मिल ही गई थी 24 परगना की, राइट, इंग्लिश को। तो कंप्लीटली वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और जब वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे तब उनको क्या हुआ? जैसे आप अगर सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो आपका मन और करेगा कि मैं और सफल हूं। अगर आप क्या हैं? अगर आप एम्बिशियस हैं, राइट। इसी तरह क्या हुआ कि आगे आगे बढ़ने लगे और ब्रिटिश का जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू हुआ। इस पर भी काफी डिबेट है कि क्या ब्रिटिश टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहते थे या नहीं। इस पर भी मैं एक अलग डिस्कस करूंगा, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है रेवेन्यू जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था बंगाल का। इसके साथ में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन जो है इन्होंने रखा। इसके साथ में इनकी मिलिट्री इतनी इफिशियंट थी और साथ में कंस्पायरेसी भी हुई सिराज के कारण, तो इनकी मिलिट्री सुप्रीमेसी वहां पर साबित हुई इंग्लिश की बंगाल में। और जो उनके मेन राइवल्स थे फ्रेंच, वो क्या हो गए? वहां से बंगाल से बाहर निकाल दिए गए, राइट। इसके साथ में जो
कलकत्ता पर इंग्लिश की सोवर्निटी एक्सेप्ट कर ली गई और इन्होंने नवाब के कोर्ट में एक रेजिडेंट को इन्होंने रख दिया। अब यहाँ से चलते हैं बैटल ऑफ बक्सर तक। मीर जाफर को अपॉइंट किया गया, जैसे मैंने पहले बताया कि जितना पैसा ईस्ट इंडिया को कंपनी को चाहिए था उतना पैसा इन्होंने दे दिया, राइट। लेकिन इतना मांग होने लगा इनका सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी का कि ये हैंडल ही नहीं कर पाए मीर जाफर, उसको जो है फुलफिल ही नहीं कर पाए उनके डिमांड। इसलिए क्या हुआ कि इनको थ्रोन से हटा दिया गया। अब आप स्टोरी को समझिए, राइट। बस थ्रोन से हटा दिया गया और मीर कासिम को अक्टूबर 1760 में जो है थ्रोन पर ला दिया गया। लेकिन फिर वही होने लगा, मिसयूज ऑफ दस्तक, ठीक है। उसके साथ में इन जो नए नवाब आए मीर कासिम, इन्होंने जो इंटरनल ड्यूटीज थी ऑल टुगेदर वो इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सनल थे वो तो मान नहीं रहे थे, दस्तक का मिसयूज कर रहे थे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया, कि बेसिकली कंपटीशन क्रिएट कर दिया। ये बात इनको समझ में नहीं आई, इनको पसंद नहीं आई। किसको? इलेक्शन सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात समझ में नहीं आई। इन्होंने सोचा कि ये हमारी क्या है, ह्यूमिलिएशन किया गया है, कि जो इंडियंस है उनको भी फ्री ट्रेड ड्यूटी प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके साथ में फिर से इनको हटा दिया जाता है। किसको? मीर कासिम को। मीर कासिम को हटाकर क्या हुआ जाता है, मीर जाफर को फिर से थ्रोन पर ला दिया जाता है। अब मीर कासिम दिसंबर 1763 में बंगाल से चले जाते हैं, क्योंकि इनको हटा दिया गया था। और ये मुगल एम्परर शाह आलम के साथ और अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, राइट, शुजाउद्दौला, इनके साथ एक ग्रांड अलायंस बनाते हैं। हालांकि इनमें बहुत सी कह सकते हैं कि बातचीत हुई, उसके बाद ही शुजाउद्दौला सपोर्ट के लिए तैयार हुए, जब इन्होंने बिहार के ट्रेजरी को प्रॉमिस किया, इसके साथ 30 मिलियन रुपीज भी देने को उनको कहा, इसको सूजा को, तब इन्होंने सपोर्ट किया। अब क्या हुआ कि शाह आलम, ठीक है, मीर कासिम और जो शुजाउद्दौला ये मिलकर कहां पर पहुंच गए, बैटल ऑफ बक्सर, जो कहां पर हुआ 1764 में बक्सर में, राइट। अब यहाँ पर जैसे आपको पता होगा कि जो मिलिट्री थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो काफी इफिशियंट थी, राइट, और काफी अपग्रेडेड थी एज कंपेरिजन टू इंडियन मिलिट्री और इनकी मिलिट्री के कारण कंपेरिजन में। तो इसलिए यहाँ भी इनको बैटल ऑफ बक्सर में जो 1764 में हुआ, यहाँ भी इनको कंप्लीटली हार ही मिली। यहाँ पर एक टीटी साइन की गई, टीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में, जिसमें क्या हुआ कि शाह आलम को जो दीवानी राइट्स देने पड़े बंगाल, बिहार और ओडिशा के, यानी जो रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट था वो भी देने पड़े। इसके साथ शुजाउद्दौला को जो 5 मिलियन रुपीज पे करने पड़े। और एक क्लॉज एड इसमें किया गया था, जो बाद में एक टेंशन का कारण बना, वो ये था कि बाद में जो है फ्री ट्रेडिंग राइट अवध में इनको मिलेगी, जिसके कारण जो क्या हुआ कि टेंशन क्रिएट हुआ और बाद में अवध का अनेक्सेशन हुआ, जो हम बेसिकली कवर करेंगे जब हम ब्रिटिश का एक्सपेंशन पढ़ेंगे, राइट। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या एटमॉस्फेयर था, और कंप्लीट हिस्ट्री आपको क्लियर हो गई होगी 1770 से लेकर जब से मुर्शिद कुली खान दीवान बना, और 1764 तक, जब तक पूरा अंडर और वर्चस्व इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में स्थापित हो गया। और फिर यहीं पर इन्होंने बेस बनाया बेसिकली मुर्शिदाबाद को, कलकत्ता को, और यहाँ से अपना एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी इंडिया में उसका इन्होंने जमकर फायदा उठाया, और अपने फायदे में इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश जो थे वो लूटते चले गए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, जो बैटल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो बेसिकली मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। अब अगर फर्स्ट गलत तो ये भी गलत, राइट। उसके साथ में सेकंड, टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन थर्ड एंग्लो मैसूर वार, नहीं, 1799 में जो टीपू सुल्तान को फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में मारा गया था, जब वो सिरिंगेपत्तनम का क्या कर रहे थे, बेसिकली उसको कवर करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए टू भी नहीं होगा, यानी ये भी ऑप्शन क्या। अब एक ऑप्शन ओनली 3 नन ऑफ दीज। मीर जाफर एंटर्ड इन कंस्पायरेसी विद इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लासी, जैसा आपको पता होगा कि ये जो है सही ऑप्शन है, राइट। तो अगर ये सही है तो नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, इसलिए ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। So thank you for watching as always, but before I think that you should subscribe the channel, like the videos and also share with your fellow aspirant if you find it beneficial. Thank you, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।